अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका है बीपीएन एल्गोरिथम क्या होता है, यानी कि बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम क्या होता है। तो इसका यूज किया जाता है न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए। और बीपीएन एल्गोरिथम में यूज होता है ग्रेडियंट डिसेंट और यहाँ पे डेल्टा रूल यूज होता है। कल मैंने बताया था डेल्टा रूल, यानी कि जो भी आपका टारगेट वैल्यू है उस टारगेट वैल्यू तक पहुंचने के लिए जो भी डेल्टा रूल था वो सारे वेट को अपडेट करता जा रहा था जब तक मेरा टारगेट वैल्यू या फिर टारगेट फंक्शन ना आ जाए। तो इसीलिए बैक प्रोपगेशन में यूज होता है डेल्टा रूल और यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट यूज होता है। पहले क्या होता था डेल्टा रूल में, जो भी यहाँ पे टारगेट वैल्यू था या फिर टारगेट आउटपुट को अचीव करने के लिए हम लोग वेट को अपडेट करते जा रहे थे यहाँ से ऐसे। तो इसे बोला जाता है फॉरवर्ड अपडेटिंग ऑफ द वेट, यानी कि स्टार्टिंग से इनपुट से लेकर के आउटपुट तक यहाँ पे अपडेट करना। तो जो आपका स्टार्टिंग होता था वेट का अपडेशन वो यहाँ से इनपुट से हो रहा था आउटपुट में, लेकिन बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम में यहाँ से आपका वेट का अपडेट होता है आउटपुट से लेकर के इनपुट तक, यानी कि यहीं से आपका बैक से ही वेट का अपडेशन होना शुरू हो जाता है जब तक कि आपका टारगेट वैल्यू या फिर टारगेट आउटपुट अचीव ना हो जाए। जैसे कि यहाँ दिया गया है, यहाँ देखिए ये आपका है टारगेट वैल्यू 0.01, लेकिन यहाँ पे आउटपुट आ गया 0.254, लेकिन आपका टारगेट वैल्यू कितना है 0.01। तो बीपीएन एल्गोरिथम में यही से डायरेक्ट पीछे से ही जितने सारे वेट हैं उन सभी वेट का अपडेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि सबसे पहले W4 यानी वेट 4 का, फिर यहाँ पे वेट 5 का अपडेट होना शुरू हो जाएगा और तब तक यहाँ पे अपडेट होगा जब तक मेरा टारगेट आउटपुट अचीव ना हो जाए। तो इसे बोला जाता है बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम, या फिर आप बोल सकते हैं इसका यहाँ पे शॉर्ट नेम होता है बैकवर्ड प्रोपगेशन ऑफ एरर। यह जो स्टार्ट होता है आउटपुट नोड से और यहाँ पे इनपुट नोड से वेट का अपडेट करना ताकि टारगेट वैल्यू को अचीव किया जा सके। तो बीपीएन एल्गोरिथम का यूज किया जाता है न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए, और ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ पे 1000 टाइम तक अगर यहाँ पे वेट का अपडेट होगा तब यहाँ पे करेक्ट न्यूरल नेटवर्क बनेगा। ठीक, सो दिस इज द बीपीएन एल्गोरिथम यानी कि बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम, और यहाँ पे डेल्टा रूल और यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट का यूज होता है ताकि हम लोग अपने टारगेट आउटपुट को या फिर टारगेट वैल्यू को अचीव कर पाएँ। ठीक, देखिए पहले क्या होता था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में कि हम लोग रैंडमली वेट को प्रोवाइड करते थे, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एरर आता था। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं बीपीएन एल्गोरिथम को, किसके लिए, न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए, ताकि हम लोग एरर को कम कर पाएँ और यहाँ पे टारगेट वैल्यू को या फिर टारगेट आउटपुट को अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पे एक टेक्निक आता है, एक मैकेनिज्म आता है जिसके द्वारा न्यूरल नेटवर्क को यहाँ पे ट्रेन किया जाता है और हम लोग अपने डिजायर्ड आउटपुट को अचीव कर सकते हैं या फिर उसके क्लोज जा सकते हैं आउटपुट के। तो यहाँ पे उस एल्गोरिथम को बोला जाता है बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है, ये पीछे से ही यानी कि बैक से ही वेट को अपडेट करना शुरू कर देता है, वेट को अपडेट और यहाँ पे बायस को अपडेट करना शुरू कर देता है। तो इस एल्गोरिथम को बोला जाता है बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। ठीक, आपके सामने यह फिगर दिया गया है, सारा पॉइंट अपने एग्जाम में सभी लोग लिखेंगे और इस फिगर को बनाएंगे। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे अगला पॉइंट आपका है कि बैक प्रोपगेशन का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म होता है बैकवर्ड प्रोपगेशन ऑफ एरर, और यह जो है एक स्टैंडर्ड मेथड होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए। कहने का मतलब क्या है, जो भी यहाँ पे एएनएन था इसमें रैंडमली वेट को प्रोवाइड करते थे जिससे यहाँ पे एरर बहुत ही ज़्यादा आता था। तो इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है बीपीएन एल्गोरिथम का, किसके लिए, न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए, ताकि यहाँ पे एरर बहुत ही कम आए या फिर हम लोग अपने टारगेट वैल्यू को या फिर टारगेट आउटपुट को अचीव कर पाएँ। तो इसीलिए आप लिखेंगे यह जो है एक स्टैंडर्ड मेथड होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए। अब बीपीएन एल्गोरिथम में यहाँ पे आते हैं 6 स्टेप। तो स्टेप नंबर पहला आपका है कि स्टेप नंबर पहले में इनपुट को असाइन किया जाता है। जितने सारे आप इनपुट हैं देखिए x1, x2, x3, तो इन सभी इनपुट को असाइन किया जाता है स्टेप नंबर पहले में।
अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर 2 में जितने सारे यहाँ पे इनपुट हैं उन सभी इनपुट को यहाँ पे वेट दिया जाता है। यानी कि स्टेप नंबर 2 में हम लोग रैंडमली वेट को देंगे किसको, इनपुट के लिए। इनपुट को रैंडमली वेट प्रोवाइड करने के बाद बीपीएन एल्गोरिथम के द्वारा यहाँ पे इसको ट्रेन किया जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर 3, इसमें जो भी यहाँ पे इनपुट दिए हैं इनपुट लेयर पे, अब यहाँ से इनपुट यानी कि इनपुट लेयर से इनपुट जाएगा हिडन लेयर पे। हमने पढ़ा था एएनएन में, यहाँ पे आपका होता है इनपुट, यहाँ पे आपका होता है हिडन लेयर और यहाँ पे आपका होता है आउटपुट लेयर। तो इनपुट लेयर से यहाँ पे इनपुट जाएगी हिडन लेयर पे। तो आपका है स्टेप नंबर 3, यानी कि इनपुट लेयर से इनपुट जाएगी हिडन लेयर पे और यहाँ पे कैलकुलेट होगी। अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर 4, इसमें क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट और यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट, इन दोनों के बीच में जो भी यहाँ पे एरर आता है, यानी कि एक्चुअल आउटपुट और यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट, इन दोनों के बीच में जो भी यहाँ पे एरर आता है उनको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है स्टेप नंबर 4 में। तो आप लिखेंगे कि बीपीएन एल्गोरिथम का यूज किया जाता है, जो भी आपका टारगेट आउटपुट है और जो भी आपका एक्चुअल आउटपुट है, उन दोनों के बीच में जो भी यहाँ पे एरर आता है उसको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है या फिर कम किया जाता है। इन दोनों के बीच में जो भी यहाँ पे डिफरेंस होता है वो डिफरेंस को कम किया जाता है। तो ये आपका है स्टेप नंबर 4, इसमें क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट और यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट, यानी कि जो आप चाहते हो, इन दोनों के बीच में जो भी यहाँ पे एरर आता है उनको यहाँ पे कम किया जाता है या फिर कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर 5, इसमें क्या होता है, अगर आप अपने डिजायर्ड आउटपुट को अचीव नहीं कर पाए हो तो तुरंत यहाँ पे आउटपुट लेयर से, ये आपको क्या है आउटपुट लेयर, ये आपको क्या है हिडन लेयर और ये आपको क्या है इनपुट लेयर, तो तुरंत यहाँ से आउटपुट लेयर से तुरंत यहाँ बैक जाएगा। यानी कि जो भी यहाँ पे वेट है, अगर यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट अचीव नहीं हुआ तो तुरंत आउटपुट लेयर से जाएगी वेट किस पे, हिडन लेयर पे, एंड देन यहाँ जाएगी इनपुट लेयर पे। तब तक यहाँ पे रिपीट होगा जब तक यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट को अचीव नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये आप कहोगे बीपीएन एल्गोरिथम, यानी कि इस वेट को तब तक यहाँ पे बैक जाएगा या फिर वेट होगा जब तक आप अपने टारगेट आउटपुट को या फिर टारगेट वैल्यू को अचीव नहीं कर पाते हो। सो दिस इज दी बीपीएन एल्गोरिथम। और इसमें ऐसा माना जाता है कि 1000 टाइम तक वेट का अपडेशन होता है, तब यहाँ पे करेक्ट न्यूरल नेटवर्क को अचीव किया जाता है। सो दिस इज दी बीपीएन एल्गोरिथम। और यहाँ पे डेल्टा रूल और यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट का यूज होता है, किसके लिए, मिनिमाइज ऑफ दी एरर। अब यहाँ देखिए अगला आपका पॉइंट है वाई वी नीड बैक प्रोपोगेशन, यानी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप लिखेंगे इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत ही तेजी के साथ काम करता है, बहुत ही सिंपल होता है और इसकी सहायता से प्रोग्राम को आसानी से किया जा सकता है। और यह जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल मेथड होता है, यानी कि इसमें प्रीवियस नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। कहने मतलब क्या है कि इसमें हम लोग रैंडमली वेट को असाइन करते हैं, वेट को प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं है कि हमें इस वेट को प्रोवाइड करना है, इतना नहीं होता है, हम कोई भी वेट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक, और यहाँ पे अगला आप लिखेंगे कि यह एक ऐसा स्टैंडर्ड मेथड होता है जिसकी सहायता से बहुत ही तेजी के साथ और बहुत ही अच्छे से काम करता है बैक प्रोपोगेशन। और यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन नहीं होता है किसी एक स्पेशल फंक्शन के लिए कि आपको यही वेट असाइन करना है इस फंक्शन के लिए, आपको ये वेट असाइन करना है इस फंक्शन के लिए, ये नहीं होता है। हम लोग रैंडमली किसी वेट को असाइन करते हैं और यहाँ पे बीपीएन के द्वारा न्यूरल नेटवर्क को यहाँ पे ट्रेन किया जाता है या फिर इसको अपडेट करके करेक्ट किया जाता है न्यूरल नेटवर्क को। अब यहाँ देखिए बीपीएन में यानी कि बैक प्रोपोगेशन में यहाँ पे आते हैं 2 प्रकार के नेटवर्क। पहला आपका है स्टैटिक और दूसरा आपका है रिकरेंट बैक प्रोपोगेशन। तो इसीलिए यहाँ पे यूज किया जाता है या फिर इसकी आवश्यकता होती है बैक प्रोपोगेशन की। ये क्या करता है, जो भी आपका न्यूरल नेटवर्क होता है उसको ट्रेन करता है ताकि आप अपने टारगेट आउटपुट को या फिर वैल्यू को अचीव कर पाओ। सो दिस इज दी बैक प्रोपोगेशन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका है एएसएम क्या होता है, यानी कि एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर क्या होता है। तो कई सारे होते हैं एट्रीब्यूट, तो किसको बनाया जाए रूट नोड और किसको बनाया जाए सब नोड। तो डिसेंट्री में ये होता है सबसे बड़ा इशू या फिर प्रॉब्लम होता है कि किस एट्रीब्यूट को रूट नोड बनाया जाए या फिर किस एट्रीब्यूट को उसका सब नोड बनाया जाए। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक टेक्निक आती है, उसे बोलते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर या फिर एएसएम।
इसकी सहायता से इस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। तो ऐसे में आती हैं दो सबसे पॉपुलर टेक्निक। पहला आपका होता है इंफॉर्मेशन गेन और दूसरा आपका होता है गेन इंडेक्स। देखिए, यह आपका फार्मूला है इंफॉर्मेशन गेन का, यानी कि इन्हीं दोनों का यूज करके जो भी आपका एट्रीब्यूट होता है उस एट्रीब्यूट को बनाया जाता है रूट नोड। देखिए, पहला आपका होता है इंफॉर्मेशन गेन। इसका फार्मूला होता है इंफॉर्मेशन गेन इक्वल टू एंट्रोपी एस और यहाँ पे वेटेज माइनस वेटेज एवरेज इनटू एंट्रोपी ईच फीचर। अब यहाँ देखिए एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी एक मेट्रिक होता है, जो भी आपका एट्रीब्यूट दिया जाता है उसको ये मेजर करता है। एंट्रोपी यानी कि जो भी आपका एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट को ये मेजर करता है। एंड इट स्पेसिफाई रैंडम्स इन डेटा, और जितने सारे हम डेटा होते हैं एट्रीब्यूट होते हैं उनको ये रैंडमली स्पेसिफाई करता है कि किसको यहाँ पे चूज करना है। तो ये आपका है फार्मूला एंट्रोपी का। एंट्रोपी एस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस log 2 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस फिर यहाँ देखिए पी नंबर फिर यहाँ देखिए log 2 फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, ये आपका नो है। तो यहाँ देखिए जो भी आपका यस है ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ यस सॉरी सैंपल्स। यस क्या है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, और पी एस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो है। अब यहाँ देखिए अगला आपका है गेन इंडेक्स। तो ये कि बता दूं आपको थोड़ा सा, इंफॉर्मेशन गेन में जिनका यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा आएगा वही बनेगा डिसीजन ट्रू का रूट नोड। ठीक, अब यहाँ देखिए ये तो आपका हो गया फार्मूला। अब यहाँ देखिए अगला आपका है गिनी इंडेक्स। तो ये आपका है फार्मूला। इसमें क्या होता है, इसका यूज किया जाता है किसमें, कार्ट एल्गोरिथम में। किसके लिए, डिसीजन ट्री को क्रिएट करने के लिए। और इसका भी यूज करके जो भी आपका डिसीजन ट्री होता है उसमें चूज करते हैं कि किसको रूट नोड बनाना है। ठीक, अब यहाँ देखिए डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम। तो डिसीजन ट्री में कई सारे होते हैं एल्गोरिथम जिसका यूज किया जाता है डिसीजन ट्री को क्रिएट करने के लिए। तो पहला आपका होता है ID3 एल्गोरिथम, यानी कि आइडेटिव डाइकोमाइजर 3। ये क्या होता है, इसका भी यूज किया जाता है डिसीजन ट्री को क्रिएट करने के लिए। यानी कि जो भी आपका डेटा होता है उन सभी डेटा में से किनको चूज करना है डिसीजन ट्री के रूट नोड बनाने के लिए। और ये आपका होता है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। और यहाँ जितने सारे होते हैं नोड, उन सभी नोड को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है या फिर सिलेक्ट किया जाता है कि किस नोड को यहाँ पे लेना है रूट नोड बनाने के लिए। तो यहाँ पे यूज होता है इंफॉर्मेशन गेन। ID3 एल्गोरिथम में यूज होता है इंफॉर्मेशन गेन। जिनका यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा आएगा तो उनको यहाँ पे रूट नोड बना दिया जाएगा। तो इंफॉर्मेशन गेन का यूज किया जाता है ID3 एल्गोरिथम में। जिनका यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा आएगा उनको यहाँ पे रूट नोड बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगला एल्गोरिथम है वो है C4.5। ये क्या होता है, इसका भी यूज किया जाता है डिसीजन ट्री को क्रिएट करने के लिए या फिर जनरेट करने के लिए। और यह जो है ID3 एल्गोरिथम का एक्सटेंशन या फिर सक्सेसर होता है। C4.5 ID3 एल्गोरिथम से बहुत ही बेटर होता है क्योंकि यह जो है कंटिन्यूअस एट्रीब्यूट पे और यहाँ पे डिस्क्रीट एट्रीब्यूट पे, इन दोनों पे काम करता है। कहने मतलब क्या है, जो भी आपका था ID3 एल्गोरिथम, इसमें क्या होता था कि जो भी यहाँ पे एट्रीब्यूट था, इसका जो भी यहाँ पे कंटिन्यूअस वैल्यू था, तो इस एट्रीब्यूट पे यह वर्क नहीं करता था। यानी कि इस कंटिन्यूअस वैल्यू को यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता था, तब यहाँ पे ये वर्क करता था। लेकिन C4.5 यह जो है कंटिन्यूअस एट्रीब्यूट और यहाँ पे डिस्क्रीट एट्रीब्यूट, इन दोनों पे काम करता है। इसीलिए C4.5 ID3 एल्गोरिथम से बहुत ही बेटर होता है। और यहाँ पे C4.5 यह जो है यूज करता है प्रूनिंग के कॉन्सेप्ट को। यानी कि इसकी सहायता से यह जो है क्या करता है, डिसीजन ट्री को यहाँ पे सॉर्ट करता है। यहाँ पे लिखा गया प्रूनिंग ट्री, इसका मतलब क्या होता है, कटिंग ऑफ द लीफ। यानी कि लीफ को कट करना ताकि आपका डिसीजन ट्री बहुत ही छोटा बने। यानी कि डिसीजन ट्री में जो भी यहाँ पे अनवांटेड ब्रांच हैं उनको यहाँ पे कट करना ताकि यहाँ पे जो भी आपका डिसीजन ट्री है वो यहाँ पे शार्ट बने। तो C4.5 जब भी यहाँ पे ट्री का
कंस्ट्रक्ट करता है तो यहाँ पे यूज करता है प्रूनिंग ट्रीज का। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका यहाँ पे C4 पॉइंट का यहाँ पे नेक्स्ट है सक्सेसर, वो है C5.0। यह जो है C4.5 से बहुत ही फास्ट वर्क करता है और इसका भी यूज किया जाता है किसके लिए, डिसीजन ट्री को क्रिएट करने के लिए। देखिए वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि C4.5 यूज करता है प्रूनिंग प्रोसेस को, किसके लिए, डिसीजन ट्री को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे आता है अगला एल्गोरिथम, वो है कार्ट एल्गोरिथम। इसका फुल फॉर्म होता है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री एल्गोरिथम और इसका भी यूज किया जाता है डिसीजन ट्री को क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे एक टेक्निक को यूज करते हैं जिसका नाम है गिनी इंडेक्स। जिस प्रकार से ID3 एल्गोरिथम में यूज होता था इंफॉर्मेशन गेन, जिसका यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा होता था उसको बनाते थे रूट नोड, तो उसी प्रकार से गिनी इंडेक्स में भी क्या होता है कि इसमें जिसका यहाँ पे गिनी इंडेक्स लो होगा यानी कि सबसे कम होगा तो उसको बनाएंगे रूट नोड, यानी कि डिसीजन ट्री को जो भी यहाँ होगा डिसीजन ट्री उसका बनाएंगे रूट नोड। और यह जो है क्रिएट करता है बाइनरी स्प्लिट, यानी कि एक नोड का यहाँ पे दो नोड में डिवाइड किया जा सकता है, इसको यहाँ पे तीन नोड में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे कार्ट एल्गोरिथम यहाँ पे क्रिएट करता है बाइनरी स्प्लिट। ठीक, यहाँ देखिए ये आपका गिनी इंडेक्स का फार्मूला, इसी के द्वारा हम लोग कार्ट एल्गोरिथम में डिसीजन ट्री को क्रिएट करते हैं। जिसका यहाँ गिनी इंडेक्स कम आया उसको बनाएंगे रूट नोड। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि न्यूरल नेटवर्क में जनरलाइजेशन क्या होता है। तो आप लिखेंगे न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी या फिर नीड होगी, तो उसे बोला जाता है जनरलाइजेशन। इसके कहने का मतलब यह है कि जो भी हमने डेटा दिया है अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, तो हमारा मॉडल क्या क्या चीज़ें सीखा, ठीक, कितना सीखा, उसका परफॉर्मेंस क्या है, तो इसे बोला जाता है जनरलाइजेशन। अब यहाँ देखिए इसके कहने का मतलब क्या है कि न्यूरल नेटवर्क में हम लोग जो भी हमारा मॉडल होता है इसको ट्रेन करने के लिए हम कुछ डेटा देते हैं। न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए हम कुछ डेटा देते हैं और कुछ डेटा हम लोग यहाँ पे रिजर्व में रख लेते हैं उसके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। यानी कि जो भी हमें डेटा दिया है अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, तो ये मॉडल यहाँ पे कितना वर्क करता है, तो हम लोग इस न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए कुछ डेटा यहाँ देते हैं और कुछ डेटा यहाँ बचा के रखते हैं। किसके लिए, इस मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। इसका परफॉर्मेंस क्या है, ये मॉडल कितना यहाँ पे सीखा, तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है कि यहाँ पे कुछ रिजर्व में रखते हैं कि मॉडल हमारा कितना यहाँ पे सीखा। अगर हमारा मॉडल यहाँ पे टेस्टिंग डेटा पे अच्छे से वर्क करता है, यानी कि जिस डेटा को हमने ट्रेन नहीं किया है अगर उस डेटा पे हमारा मॉडल अच्छे से वर्क करता है, तो यहाँ बोलेंगे कि जो हमारा मॉडल है वो है जनरलाइज्ड वेल है, यानी कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जनरलाइज्ड वेल। कहने मतलब क्या है कि जो भी हमें डेटा दिया इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए, तो अगर ये मॉडल टेस्टिंग डेटा पे काम करता है अच्छे तरीके से, यानी कि जिस डेटा को हमने ट्रेन नहीं किया है अगर उस डेटा पे ये मॉडल अच्छे तरीके से काम करता है तो उसे बोला जाएगा जनरलाइज्ड वेल ऑफ आवर मॉडल। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे टोटल 12 डॉग के यहाँ पे इमेज हैं। देखिए यहाँ पे 12 इमेज हैं डॉग के, और इन 12 इमेज में से मैंने यहाँ पे 10 इमेज रखा अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। और यहाँ में से देखिए टोटल 12 इमेज में से ये आपका 12 इमेज है डॉग का। इस 12 इमेज में से मैंने यहाँ पे रखा 10 इमेज अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और 2 इमेज मैंने रखा यहाँ पे टेस्टिंग डेटा के लिए, यानी कि हमारा मॉडल कितना यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्या क्या चीज़ें सीखा। तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है, यह आपका है ट्रेनिंग डेटा जिसमें यहाँ पे 10 इमेज है, किसके लिए, अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। और यहाँ पे ये आपका है टेस्टिंग डेटा। तो इसके द्वारा हम लोग चेक करते हैं कि हमारा मॉडल कितना सीखा, कि यहाँ पे किस किस डॉग की यहाँ पे ब्रीड क्या है, ये डॉग की ब्रीड क्या है, देखिए ये डॉग की ब्रीड क्या है,
इस डाक की ब्रीड क्या हो सकती है, इस डॉग की ब्रीड क्या हो सकती है। तो इन सभी को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ डेटा को रिजर्व में रखते हैं कि हमारे मॉडल का परफॉर्मेंस क्या है, वो कितना चीज़ सीखा, कैसे अप्लाई कर रहा है। तो इसे बोला जाता है जनरलाइज्ड। अब यहाँ देखिए न्यूरल नेटवर्क में अगर यहाँ पे ओवरफिटिंग ज़्यादा हो जाएगी तब यहाँ पे जो भी हमारा होगा न्यूरल नेटवर्क यहाँ फेल हो जाएगा। अगर न्यूरल नेटवर्क में ओवरफिटिंग ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा न्यूरल नेटवर्क फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ड्रॉप आउट न्यूरॉन के कॉन्सेप्ट को। इसके द्वारा क्या होता है, ओवरफिटिंग को रिड्यूस किया जाता है। देखिए तो इसे बोलते हैं ड्रॉप आउट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए यहाँ पे आपका है न्यूरल, तो जो भी यहाँ होगा अनवांटेड न्यूरल, जो भी यहाँ पे अनवांटेड न्यूरल नेटवर्क होगा उसको यहाँ पे रिमूव किया जाएगा ड्रॉप आउट के कॉन्सेप्ट के द्वारा। जैसे यहाँ पे ये आपका ब्लैक है न्यूरल, मान लीजिए ये आपका है अनवांटेड न्यूरल नेटवर्क है, तो इसको यहाँ पे ड्रॉप आउट के कॉन्सेप्ट से इसको यहाँ पे रिमूव किया जाएगा। तो ये आपका है जनरलाइज्ड। तो आप लिखेंगे इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जो कि आपका है ड्रॉप आउट न्यूरॉन। इसके द्वारा क्या होता है कि जो भी आप होता है अनवांटेड न्यूरल नेटवर्क होता है उसको यहाँ पे रिमूव किया जाता है ताकि हमारा ओवरफिटिंग को यहाँ पे कम किया जा सके। तो ये आपका हो गया जनरलाइजेशन। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है। देखिए हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है इनपुट लेयर, यहाँ पे आपका होता है हिडन लेयर और यहाँ पे आपका होता है आउटपुट लेयर। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आउटपुट आता है, यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जो भी यहाँ पे आउटपुट की रेंज होती थी वह जो है अप टू इनफाइनाइट होती थी। अब इससे क्या होगा कि आप अपने टारगेट वैल्यू को या फिर टारगेट आउटपुट को अचीव नहीं कर सकते हो। तो इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के जो भी यहाँ था इसका आउटपुट रेंज था, इसके आउटपुट के रेंज को कम करने के लिए या फिर मिनिमाइज करने के लिए एक फंक्शन आता है जिसे बोला जाता है एक्टिवेशन फंक्शन। इसके द्वारा यहाँ पे वैलिड आउटपुट या फिर वैलिड फंक्शन को अचीव किया जा सकता है, यानी कि आप अपने टारगेट वैल्यू को या फिर टारगेट आउटपुट को अचीव कर सकते हो। और यह जो है एक्टिवेशन फंक्शन ए अनियन के आउटपुट के रेंज को मिनिमाइज करता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के आउटपुट के रेंज को मिनिमाइज करता है। तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है एक्टिवेशन फंक्शन। इसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ पे इनपुट देंगे स्मॉल तो भी आपका जो आउटपुट आएगा स्मॉल आएगा। देखिए जो आप इसमें इनपुट दोगे, अगर आप यहाँ पे इनपुट दोगे स्मॉल में तो आपका यहाँ पे आउटपुट भी आएगा स्मॉल में। अगर आप यहाँ पे आउटपुट देते हो हाई में तो जो भी आपका था इनपुट वो क्या होगा, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आएगा। अगर आप यहाँ पे टिन्नी इनपुट देते हो तो जो भी आपका इनपुट होता था आउटपुट होता था वो यहाँ पे टिन्नी आएगी, यानी कि छोटा आएगा। अगर आप यहाँ पे लार्ज अमाउंट में इनपुट दोगे तो जो भी आपका आउटपुट होगा वो यहाँ पे लार्ज होगा। किससे लार्ज होगा, थ्रेशोल्ड से। अब यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या होता है, इस थ्रेशोल्ड का मतलब होता है वैलिड आउटपुट या फिर वैलिड वैल्यू के ज़्यादा आएगी। तो ये आपका हो गया एक्टिवेशन फंक्शन, यानी कि अगर आप यहाँ पे टिन्नी इनपुट दिए तो जो आपका आउटपुट होगा टिन्नी होगा। अगर आप यहाँ पे हाई इनपुट दिए तो आपका थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड का मतलब ये हुआ वैलिड वैल्यू कि आपको यहाँ पे इतना वैल्यू आना चाहिए, तो ये आपका हो गया थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपके मैक्सिमाइज वैल्यू कितना है ये बताती है, उसका ग्राफ प्लॉट कितना है ये बताती है। सो दिस इज द एक्टिवेशन फंक्शन। अब यहाँ देखिए इसके आप होते हैं टू टाइप। एक्टिवेशन फंक्शन के दो टाइप होते हैं या फिर दो कैटेगरी होते हैं। पहला आपका होता है लीनियर एक्टिवेशन और दूसरा आपका होता है नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले थोड़ा सा और देखते हैं। जो आपका था एक्टिवेशन फंक्शन, इसी के द्वारा हम लोग जो है आउटपुट को निकालते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं आउटपुट को। जो भी आपका था बैक प्रोपोगेशन, उसमें क्या होता था, यहाँ पे आपका था इनपुट, यहाँ से इनपुट जाएगा किसके पास, हिडन लेयर के पास, और यहाँ जाएगा यानी कि इनपुट यहाँ से जाता था और यहाँ पे हिडन लेयर पे
कैलकुलेट होता था और यहाँ जाता था आउटपुट लेयर पे। तो जो भी आपका था आउटपुट लेयर, इस पे आउटपुट आता था किसके द्वारा? एक्टिवेशन के फंक्शन के द्वारा। एक्टिवेशन फंक्शन के द्वारा यहाँ पे आउटपुट जनरेट होता था। तो यहाँ पे होते हैं इसके टू टाइप। पहला आपका होता है लीनियर एक्टिवेशन। अब यहाँ देखिए लीनियर एक्टिवेशन, इसमें क्या होता है? इसमें आपका होता है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी या फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे y का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ पे x का वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ेगा। अगर यहाँ पे x का वैल्यू घटेगा तो यहाँ पे y का वैल्यू भी घटेगा। यानी ये दोनों यहाँ पे डायरेक्टली प्रपोजन है। y बढ़ेगा तो यहाँ पे x भी बढ़ेगा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ प्लॉट बनेगी एक लीनियर में बनेगी। देखिए, तो इसे बोला जाता है लीनियर फंक्शन, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। यानी कि y इक्वल टू आप लिखेंगे ए एक्स प्लस बी या फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आगे देखिए, ये आपका ग्राफ हो गया लीनियर फंक्शन का। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन के टाइप। तो पहला इसका टाइप होता है सिग्मॉइड या फिर लॉजिस्टिक फंक्शन। ये क्या होता है? सबसे पहले आप लिखेंगे सिग्मॉइड का फंक्शन का फार्मूला, एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये आपका हो गया सिग्मॉइड के फंक्शन का वैल्यू। अब यहाँ देखिए सिग्मॉइड का जो भी आप होता है मिनिमम वैल्यू या फिर आप लिखेंगे हायर वैल्यू इसका होता है 1 होता है और इसका लोअर वैल्यू होता है 0। यानी कि इसका रेंज कितना हो गया? 0 से लेकर के 1 तक। किसका? सिग्मॉइड का। देखिए इसका यहाँ पे हायर हो गया 1 और यहाँ पे लोअर हो गया 0। तो अगर आप यहाँ निकालेंगे इसका मिड वैल्यू, इसका मिड वैल्यू देखिए ये आपका हो गया हायर और ये आपका हो गया लोअर। तो 1 प्लस 0/2 तो ये आपका हो गया 0.5। तो सिग्मॉइड का मिड वैल्यू हो गया 0.5। अब यहाँ आप लिखेंगे कि सिग्मॉइड का यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटी को चेक करने के लिए। प्रोबेबिलिटी को चेक करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है किसका यूज किया जाता है? प्रोबेबिलिटी को चेक करने के लिए। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम आता है तो यहाँ पे जो आपका होगा प्रोबेबिलिटी होगा यहाँ पे फॉल्स रिटर्न में आ जाएगा। अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज़्यादा आता है तो आपका यहाँ पे होगा ट्रू प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका हो गया सिग्मॉइड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका शेप होता है, ये होता है यस के आकार में। देखिए तो यहाँ पे आपका हो गया ये, यहाँ पे आपका हो गया 1 और यहाँ पे आपका हो गया 0। यानी कि मिनिमम आपका कितना है? 0 है और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? 1 है। और इसका यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटी को चेक करने के लिए। इसका शेप होता है यस शेप। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला आपका है tan h। तो tan h को बोला जाता है हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन। इसके फंक्शन का फार्मूला होता है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स बाई e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स। यानी कि यहाँ पे माइनस होगा और नीचे यहाँ पे प्लस होगा और सब यहाँ पे सेम होगा। तो ये आपका है फार्मूला या फिर tan h के फंक्शन का वैल्यू है। अब यहाँ देखिए जो भी यहाँ होता है tan h ये क्या होता है? इस सिग्मॉइड का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है या फिर सिग्मॉइड की तरह होता है, क्योंकि इसका शेप यस के रूप में होता है, यस की तरह होता है। देखिए जिस प्रकार सिग्मॉइड था उसका शेप था, उसी प्रकार से tan h का होता है, पर थोड़ा सा सिग्मॉइड का मॉडिफाइड फंक्शन होता है। अब यहाँ देखिए tan h का जो मिनिमम रेंज है वो -1 है, ये आपका मिनिमम है और इसका मैक्सिमम कितना है? +1 है। तो इसका जो रेंज हो गया कितना हो गया? -1 से लेकर के +1 तक। ठीक, तो अगर हम निकालें इसका मिड वैल्यू -1 + 1/2 तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो आप लिखेंगे tan h का जो मिड वैल्यू होगा वो कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पे 0 होगा। और यहाँ देखिए ये आपका हो गया -1 और यहाँ पे आपका हो गया +1। तो इसका रेंज कहाँ से हो गया? -1 से लेकर के +1 तक। और इसका मिड वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये आपका हो गया tan h, यानी कि हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए यहाँ पे अगला इसका टाइप है नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन का, वो है रेलू फंक्शन।
रेलू फंक्शन, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, और इसके फंक्शन का वैल्यू होता है एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0, एक्स। ये क्या होता है, अगर यहाँ पे देखिए ये बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होगा, यानी कि अगर यहाँ पे x 0 से छोटा होगा तो जिसका आउटपुट आएगा यहाँ पे 0 आएगा। और यहाँ देखिए अगर यहाँ पॉजिटिव होगा, यानी कि अगर यहाँ पे x ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा 0 के, तो जिसका आउटपुट आएगा x ही आएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए ये आपका है इसका वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ लेता हूँ नेगेटिव वैल्यू, इसे मान लीजिए यहाँ पे x के स्थान पे -5 हो गया, तो आप यहाँ देखेंगे जो भी यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -5 होगी, सॉरी 0 होगी। यानी कि नेगेटिव के लिए यहाँ जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। अगर मैं यहाँ लेता हूँ पॉजिटिव के लिए, यानी कि इसी x के स्थान पे मैं लेता हूँ 5, तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। अगर मैं 10 लेता हूँ तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि उसका जो पॉजिटिव वैल्यू है, x का जो भी वैल्यू रहेगा x ही आएगा। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव के लिए जो भी आप आउटपुट होगा 0 आएगा, और यहाँ पॉजिटिव के लिए आउटपुट कितना आएगा, x ही आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका ग्राफ है, ठीक। यहाँ देखिए 5 हो गया, या फिर इसको बनाइए, या फिर यहाँ पे आप इसके फिगर को बना सकते हो इस प्रकार से, ये और यहाँ पे ये चीज़ देखिए, ये चीज़ बनाएंगे कि यहाँ पे नेगेटिव x के लिए यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ लिखो पॉजिटिव लोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 लोगे तो यहाँ पे बढ़ता हुआ चला जाएगा, 2 3 4 5 6 4 5 8 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया। तो जैसे यहाँ पे x का वैल्यू जो भी आप लोगे वही चीज़ यहाँ पे आएगा इसके पॉजिटिव में, यानी कि आपका यहाँ ग्राफ इस टाइप में बनेगा। तो ये आपका हो गया रेलू फंक्शन, जिसका यहाँ वैल्यू है ये है, ठीक। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए रेलू फंक्शन के बाद इसमें एक आता है फंक्शन जिसका नाम है लीकी रेलू फंक्शन। ये क्या होता है, यहाँ देखिए इस रेलू फंक्शन में जो भी यहाँ प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक इसका न्यू वर्जन आता है या फिर मॉडिफिकेशन वर्जन आता है, जिसे बोला जाता है लीकी रेलू फंक्शन। और इसका जो वैल्यू होता है यहाँ दिया गया है मैक्सिमम ऑफ 0.1 x, x। तो ये आपका हो गया लीकी रेलू फंक्शन, यानी कि जो भी यहाँ था रेलू फंक्शन, इसमें जो भी यहाँ प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रिसर्चर ने एक यहाँ पे इसका नया वर्जन लाया जिसे बोला जाता है लीकी रेलू फंक्शन। ये देख लीजिए यहाँ पे जो भी यहाँ था इसका वैल्यू वही चीज़ यहाँ दिया गया। तो आपका हो गया लीकी रेलू फंक्शन, और यहाँ पे इसका ग्राफ हो गया, देखिए जी सेम वैसे ही है, ठीक। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन का अगला टाइप है वो है थ्रेशहोल्ड या फिर स्टेप फंक्शन। तो इसकी सहायता से वैलिड वैल्यू को या फिर वैलिड रेंज को पता किया जा सकता है, थ्रेशहोल्ड या फिर स्टेप फंक्शन की सहायता से। अब यहाँ देखिए इसका जो रेंज होता है थ्रेशहोल्ड का 0 से लेकर के -1 तक होता है। ये आपका होता है मिनिमम और ये आपका होता है मैक्सिमम, ठीक। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पे x नेगेटिव होगा, यानी कि x जो है 0 से छोटा होगा, तो जिसका आउटपुट होगा वो यहाँ पे 0 होगा। और अगर यहाँ पे x जो है ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा 0 से, या फिर पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहाँ जो आउटपुट होगी कितना होगी, 1 होगी। तो ये आपका हो गया रेंज 0 से लेकर के 1 तक। अब यहाँ देखिए इसका ग्राफ, ये आपका हो गया ग्राफ, यानी कि नेगेटिव के लिए यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पॉजिटिव के लिए 1 होगा। तो ये आपका हो गया थ्रेशहोल्ड या फिर स्टेप फंक्शन। इसकी सहायता से वैलिड रेंज को पता किया जा सकता है या फिर वैलिड वैल्यू को पता किया जा सकता है कि नेगेटिव के लिए यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव के लिए यहाँ पे 0 आएगी और यहाँ पॉजिटिव के लिए 1 आएगी। और एक बात थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो रेलू फंक्शन होता है ये आपका होता है बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन होता है।
तो आप लिखेंगे इट यूज्ड मोस्ट ग्लोबलाइज्ड, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो ये आपका हो गया नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन का टाइप। तो ये सारा पॉइंट आप लिखेंगे एक्टिवेशन फंक्शन में, एक्टिवेशन फंक्शन में। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कन्वर्जेंस क्या होता है न्यूरल नेटवर्क में। देखिए सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकेटिव एग्जाम में जो भी आपका पेपर आ रहा है बहुत ही टफ आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ सारे क्वेश्चन बता दूँ ताकि आपको एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आए। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है ये भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। अब यहाँ देखिए कन्वर्जेंस क्या होता है। देखिए ट्रेनिंग मॉडल में जहाँ से एरर आना कम हो जाए तो उस पॉइंट को बोला जाता है कन्वर्जेंस। कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि ये मान लीजिए आपका न्यूरल नेटवर्क है और मैंने यहाँ पे कुछ न्यूरल को यहाँ पे सॉल्व किया, कुछ न्यूरल को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू ही आई, कुछ वैल्यू यहाँ पे आई, कुछ वैल्यू यहाँ पे आई और कुछ वैल्यू यहाँ पे आई। तो आप देखेंगे कुछ टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ जो वैल्यू होगी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी आपका एरर आ रहा है वो यहाँ से कम आ रहा है, तो इस पूरे पॉइंट को बोला जाता है कन्वर्जेंस। तो जो भी हमारा ट्रेनिंग डेटा या फिर जो भी हमारा होता है मॉडल होता है, तो ऐसे मॉडल या फिर ट्रेनिंग डेटा का ऐसा मॉडल पॉइंट जहाँ से एरर आना कम हो जाए तो उस पॉइंट को बोला जाता है कन्वर्जेंस। यानी कि यहाँ से लेकर के इस पूरे पॉइंट को बोला जाएगा कन्वर्जेंस पॉइंट, क्योंकि यहाँ से जो भी एरर आ रहा है बहुत ही कम आ रहा है। तो अब यहाँ देखिए कन्वर्जेंस न्यूरल नेटवर्क का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से एरर बहुत ही कम आना प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसे बोला जाता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस न्यूरल नेटवर्क को यहाँ पे ट्रेन करता है कि हमें न्यूरल नेटवर्क को कितना ट्रेन करना चाहिए ताकि यहाँ पे एरर कम आए। तो ये आपका हो गया कन्वर्जेंस। अब यहाँ देखिए न्यूरल नेटवर्क में कन्वर्जेंस कभी कभी फेल हो जाता है। अब यहाँ पे कन्वर्जेंस फेल होने के कारण होते हैं, जैसे कि आपको हो गया कि अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा ही कम देंगे या फिर ट्रेनिंग बहुत ही कम देंगे तो आपका न्यूरल नेटवर्क में कन्वर्जेंस फेल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका है वेट असाइन। देखिए जितने सारे इनपुट होते हैं उन सभी इनपुट का यहाँ पे वेट असाइन करना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे वेट को असाइन नहीं करेंगे तब भी यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क में कन्वर्जेंस फेल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पे नोड ही कम पड़ जाए, यानी कि नंबर ऑफ नोड ही यहाँ पे इनफ ना हो, तब यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क में जो भी यहाँ पे कन्वर्जेंस यहाँ फेल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इस फेलियर को दूर करने के लिए यहाँ पे होते हैं कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कई सारे मैकेनिज्म होते हैं जिनका यूज किया जाता है कन्वर्जेंस के फेलियर में, ताकि यहाँ पे इस फेलियर को अवॉइड किया जा सके। पहला आपका होता है कि एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करके फेलियर को अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा आपका होता है वेटेज को दोबारा आप यहाँ पे असाइन करिए, इससे जो भी यहाँ फेलियर आ रही है उस फेलियर को कम किया जा सकता है। अगला आपका है कि नंबर ऑफ इपोक, इसको जो है मिनिमम करिए, इससे क्या होगा आपका कन्वर्जेंस फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इपोक इसका मतलब क्या है, तो नंबर ऑफ इपोक ये क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा था बीपीएन एल्गोरिथम, यानी कि ये आपका है इनपुट और ये आपका है हिडन लेयर और ये आपका है आउटपुट लेयर। तो अगर आप यहाँ से वेट को अपडेट करेंगे सीधे में तो इसे बोला जाएगा फॉरवर्ड ट्रेनिंग, और अगर आप यहाँ से पीछे से ट्रेन करेंगे तो इसे बोला जाएगा बैकवर्ड ट्रेनिंग। तो अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रेनिंग बनना है, एक साइकिल ऑफ ट्रेनिंग बनना है, तो इसे बोला जाता है इपोक। तो आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ इपोक को मिनिमम करके कन्वर्जेंस को फास्टर बनाया जा सकता है न्यूरल नेटवर्क में। तो ये आपका हो गया कन्वर्जेंस ऑफ दी न्यूरल नेटवर्क। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि डिसीजन ट्री के द्वारा
बूलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट करना। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिसीजन ट्री बूलियन के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी भी बूलियन के फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे कि आपका हो गया एंड हो गया, और हो गया, और यहाँ पे यक्स जो आर हो गया। तो पहला आपका है एंड बूलियन फंक्शन। इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे दोनों ट्रू होगा, अगर यहाँ पे दोनों केस ट्रू होगा तो जो आपका आउटपुट होगा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो कहने मतलब क्या है कि अगर यहाँ कोई भी केस फॉल्स होती है तो जो भी यहाँ आपका आउटपुट होगा या फिर रिजल्ट होगा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यानी कि एंड में दोनों आपका ट्रू होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं कि इस एंड बूलियन फंक्शन का कैसे डिसीजन ट्री बनेगा। तो पहला आपका ए देखिए, ए के लिए यहाँ पे जो भी आपका सेट ए है इसके लिए यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर यहाँ फॉल्स होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई यहाँ फॉल्स आता है तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, तो हम लोग यहाँ पे ट्रू के लिए चेक करेंगे अगले सेट के लिए। अगला सेट आपका क्या है, बी है, तो इसके लिए कंडीशन ट्रू हो सकता है और यहाँ फॉल्स हो सकता है। तो एंड में अगर कोई भी यहाँ फॉल्स आया तो यहाँ पे रिजल्ट आपका फॉल्स हो जाएगा। एंड में क्या होता है कि दोनों आपका कंडीशन ट्रू होना चाहिए। देखिए ट्रू यहाँ पे ट्रू हो गया, और यहाँ देखिए फॉल्स आया तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। या फिर आप यहाँ पे बी सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आपका हो गया दो कंडीशन, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर यहाँ फॉल्स आ गया तो आपको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप देखेंगे ए के लिए या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। फॉल्स आ गया एंड में तो आपका अगला स्टेटमेंट चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक वो फॉल्स हो जाएगा। यानी कि एंड में आपका दोनों ट्रू होना चाहिए, तो ट्रू यहाँ पे ट्रू आपका आ गया रिजल्ट। तो ये आपका हो गया डिसीजन ट्री किसका, एंड का। अब यहाँ देखिए बूलियन फंक्शन किसका, आर का। ये क्या होता है, इसमें अगर आपका कोई भी ट्रू होगा तो आपका जो आंसर होगा, जो भी आपका रिजल्ट होगा, आउटपुट होगा, वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज अगर दोनों केस यहाँ फॉल्स होते हैं तो आपका फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। यानी कि आर में कोई भी आपका ट्रू होना चाहिए। अगर कोई भी ट्रू होता है केस तो आपका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। देखिए जैसे कि दोनों फॉल्स है तो आपका यहाँ फॉल्स हो गया, कोई ट्रू यहाँ हुआ ट्रू हो गया, यानी कि ट्रू दोनों यहाँ पे ट्रू हैं तो भी आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका कैसे बनाएंगे डिसीजन ट्री। अब यहाँ देखिए सेट ए के लिए या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। तो मैंने क्या बताया, आर में कोई यहाँ ट्रू होगा तो आपका यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, यानी कि आपको आगे यहाँ पे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखिए फॉल्स के लिए, अगले सेट के लिए, अगला सेट आपका बी है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो यहाँ देखिए ट्रू और फॉल्स यहाँ पे ट्रू हो गया, क्योंकि आर में कोई ट्रू रहेगा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। या तो आपका होगा फॉल्स, तो फॉल्स आपके यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे इसका भी इसी प्रकार से देख सकते हो कि फॉल्स होगा ट्रू होगा तो आपको यहाँ पे चेक करने की नॉट रिक्वायरमेंट। फॉल्स होगा तो आप देखेंगे टी एफ, देखिए ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया। तो कहने मतलब क्या है कि आर में अगर कोई फॉल्स होता है तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इफ एनी वन फॉल्स देन वी हैव टू चेक इन डिसीजन ट्री रिप्रेजेंटेशन। यानी कि कोई अगर यहाँ फॉल्स आता है तो हमको अगला स्टेटमेंट चेक करना पड़ेगा। अगर ट्रू आएगा तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आर में कोई भी ट्रू होगा तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। फॉल्स आएगा तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब आगे देखिए अगला आपका होता है एक्स आर। इसमें क्या होता है, एक्स आर में क्या होता है कि इसमें आपका जो भी होता है केस, वो केस आपका होना चाहिए डिफरेंट केस, यानी कि ट्रू फॉल्स या फिर फॉल्स ट्रू, दोनों आपका डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे केस दोनों डिफरेंस है तो आपका रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अब इसमें आपको डिसीजन ट्री में दोनों केस को चेक करने की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए एक्स बार में क्या होता है, अगर आपका दोनों फॉल्स हैं या आपका सेम हो गया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों आपका सेम है फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंस है फॉल्स ट्रू या फिर ट्रू फॉल्स, तो आपका जो रिजल्ट है या फिर आंसर है वो आपका ट्रू हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ए के लिए कंडीशन हो सकती है फॉल्स या फिर ट्रू होगा। आप देखेंगे अगले स्टेटमेंट के लिए ये आपका बी है, या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। ये दोनों सेम है इसलिए फॉल्स होगा, ये दोनों डिफरेंस है इसलिए ट्रू होगा। इसी प्रकार से इसका भी देखिए ये ट्रू है तो आप जाएंगे सेट बी के लिए, इसके लिए होगा दो कंडीशन, या तो फॉल्स या तो ट्रू। तो अगर दोनों सेम होगा तो फॉल्स,
ये दोनों डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे ट्रू होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग डिसीजन ट्री की सहायता से बूलियन फंक्शन का डिसीजन ट्री बनाते हैं। जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, और यहाँ पे एक जो आर हो गया। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है परसेप्ट्रॉन क्या होता है। अब यहाँ देखिए इसका डायग्राम, यहाँ पे आपका इनपुट और यहाँ पे आपका है वेट और यहाँ पे आपका है नेट इनपुट फंक्शन या फिर वेटेड सम, और इसके बाद आपका आता है एक्टिवेशन फंक्शन। तो यहाँ पे इनपुट के कई सारे होते हैं, नोड होते हैं। तो जो आपका वेट होता है इन सभी नोड के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। तो कहने मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सम किया जाता है और सम करने के बाद एक्टिवेशन फंक्शन के पास जाता है और यहाँ से आउटपुट प्रेडिक्ट या फिर जनरेट हो जाता है। तो यहाँ देखिए इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जाएगा वेटेड सम के पास। तो यहाँ पे सम हो जाएगा, फिर यहाँ पे अगले इनपुट को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, वेट से, फिर जाएगा वेटेड सम एंड देन ये जाएगा एक्टिवेशन फंक्शन के पास और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो जाएगा। तो ये आपका है परसेप्ट्रॉन। तो परसेप्ट्रॉन क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है और यह जो है एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम होता है। किसके लिए, बाइनरी क्लासीफायर का एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम होता है। और परसेप्ट्रॉन में यहाँ पे होते हैं 4 पार्ट, यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है इनपुट वैल्यू या फिर एक होता है इनपुट लेयर होता है, और दूसरा आपका होता है वेट होता है या फिर बायस होता है, और यहाँ तीसरा आपका होता है नेट सम, और चौथा आपका होता है एक्टिवेशन फंक्शन। तो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ये सारे इसके पार्ट होते हैं। और जो मैंने बताया आपको एक्टिवेशन फंक्शन के टाइप यहाँ पे सिग्माइड हो गया, 10H हो गया, तो आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टेप फंक्शन। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में, परसेप्ट्रॉन के हिस्ट्री के बारे में कि परसेप्ट्रॉन क्यों आया। तो 19वीं सेंचुरी में यानी कि 19वीं शताब्दी में यहाँ थे मिस्टर फ्रैंक रोसेनब्लैट, इन्होंने परसेप्ट्रॉन की खोज की। किसके लिए, इनपुट डेटा को डिटेक्ट करने के लिए या फिर कैलकुलेट करने के लिए या फिर क्लासीफाई करने के लिए। जो भी यहाँ डेटा होती है वो डेटा को क्लासीफाई करने के लिए यहाँ पे मिस्टर फ्रैंक रोसेनब्लैट ने परसेप्ट्रॉन की खोज की, डेटा को क्लासीफाई करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ठीक, या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। अब यहाँ देखिए तो मैंने क्या बताया, ये एक लीनियर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है जिसका यूज होता है सुपरवाइज लर्निंग में, बाइनरी क्लासीफायर के लिए, यानी कि ये डेटा को 2 पार्ट में क्लासीफाई करने के लिए। तो इसे बोला जाता है लीनियर क्लासीफायर, इसे लीनियर बाइनरी क्लासीफायर बोला जाता है क्योंकि डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अब इसका मेथड क्या है, ये चीज़ मैंने बता दिया आपको, वही सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। देखिए ये आपका W है, ये आपका वेट है, ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनपुट को, वेट को, फिर जाएगा वेटेड सम के पास, यहाँ पे हो जाएगा वेटेड सम, देन जाएगा एक्टिवेशन फंक्शन के पास और यहाँ पे आउटपुट आपका आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ देखिए वेट क्या होता है, ये नोड के स्ट्रेंथ को बताता है, वेट नोड के स्ट्रेंथ को बताता है। अब यहाँ देखिए इसमें आपका होता है एक बायस होता है, ये क्या करता है, यह जो है इसकी सहायता से आप एक्टिवेशन फंक्शन के कर्व को अप डाउन, चाहे अप में चाहे डाउन में आप शिफ्ट कर सकते हो। तो आपका हो गया, और यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन के द्वारा आप यहाँ पे आउटपुट को प्रेडिक्ट कर पाओगे, चाहे आपका होगा 0 में, +1 में या फिर -1 में। किसके द्वारा, एक्टिवेशन फंक्शन के द्वारा। और इसका यूज किया जाता है डेटा को 2 पार्ट में क्लासीफाई करने के लिए, इसीलिए इसको बोला जाता है लीनियर बाइनरी क्लासीफायर। देखिए लीनियर बाइनरी क्लासीफायर, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ कोई डेटा आपका डॉट डॉट करके है और यहाँ कोई डेटा आपका है स्क्वायर में करके, तो इसको 2 पार्ट में क्लासीफाई करने के लिए यहाँ पे मैंने खींचा एक लाइन, तो इसे बोला जाएगा लीनियर बाइनरी क्लासीफायर। यानी कि एक लाइन के द्वारा मैंने यहाँ पे दोनों डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, तो इसीलिए परसेप्ट्रॉन का यूज किया जाता है डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। और यहाँ पे मिस्टर फ्रैंक रोसेनब्लैट ने इस परसेप्ट्रॉन की खोज की थी।
अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है, इंडक्टिव बायस किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे इट इज द सेट ऑफ द एन जंक्शन, सेट ऑफ द एन जंक्शन होता है। कहने मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपके पास है ट्रेनिंग डेटा और आपको इसी ट्रेनिंग डेटा की सहायता से डिसीजन ट्री को ड्रा करना है, तो आप देखेंगे इस डिसीजन ट्री को ड्रा करने के लिए क्या क्या एंजम्पशन हो सकते हैं। तो इसी एंजम्पशन को बोला जाता है इंडक्टिव बायस। जैसे कि आपका था ID3 एल्गोरिथम, ID3 एल्गोरिथम, इसमें आपका एंजम्पशन था इन्फॉर्मेशन गेन, जिसका इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा होगा उसको यहाँ पे रूट नोड बनाया जाएगा। तो इसी एंजम्पशन को बोला जाएगा इंडक्टिव बायस। जैसे कि आपका था कार्ट एल्गोरिथम में गिनी इंडेक्स, ये क्या था, ये आपका था एंजम्पशन। तो इसी एंजम्पशन को बोला जाता है इंडक्टिव बायस। तो यहाँ पे इंडक्टिव बायस दो टाइप का आपका होता है। पहला आपका होता है रिलेशनल इंडक्टिव बायस और दूसरा आपका होता है नॉन रिलेशनल इंडक्टिव बायस। और यहाँ पे इंडक्टिव बायस का कई सारे मॉडल में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आपका हो गया KNN मॉडल में, जैसे कि आपका हो गया लीनियर रिग्रेशन में, जैसे कि आपको हो गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। तो इन सभी मॉडल में इसका यूज किया जाता है, किसके लिए, एन जंक्शन के लिए, और इसी एन जंक्शन को बोला जाता है इंडक्टिव बायस। तो आज के लिए बस इतना ही।